आज हम लोग एक पढ़ने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जिसे सभी लोग पढ़ सके, हम लोगों ने सोचा कि एक क्यों ना क्विज जो हम करते हैं इसको ऑनलाइन भी कर दिया जाए। जैसे कि हम लोग तो साथ में पढ़ते ही हैं और देखा गया है कि ग्रुप में जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि बाकी जो एग्जाम की तैयारी करने वाला है जो ग्रुप डी की, क्योंकि इसके बाद तो वैकेंसी आएगा या ना आएगा इसकी कोई तो उम्मीद तो है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि जो ऑफलाइन हम लोग यूज करते हैं क्यों ना बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जो नहीं, जिसके पास ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको बेहतर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम उनको भी ऐसा सोशल मीडिया के द्वारा हम ऐसा करें कि उनके साथ ही ये कंटेंट पहुंच सके। तो हम लोग वही कंटेंट लेकर आए हैं और हम लोग यहाँ पे फिलहाल अभी तो हम लोग टॉपिक वाइज, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना बेहद जरूरी होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो कुछ ही परसेंट क्वेश्चन होंगे जो आपका समस्यात्मक होगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव याद करते रह जाइएगा ना, तो आज भले ही बहुत अच्छा याद हो लेकिन वो कुछ ही दिन तक रहेगा जब तक आप उसको रिवीजन करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो सारे ऑब्जेक्टिव उसमें आ जाएंगे। तो हम लोग अभी करंट और विज्ञान शुरू करेंगे और आप लोग जैसा बताएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि हमारा जो ये बुक है, देखिए जो हल प्रश्न है या कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन जी के जो क्वेश्चन बैंक है, अगर आप लोग इसे भी कहेंगे तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको डीपली मतलब आपको जो भी समस्या होगा क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको व्याख्या भी करेंगे ताकि किसी को समस्या ना हो कि इसका क्वेश्चन ये है, सही है कि गलत है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हो सकता है आंसर गलत हो लेकिन व्याख्या गलत नहीं हो सकता है, व्याख्या सही, तो व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चाहिए तो हमें बताइएगा, हम लोग वो भी लेकर आएंगे। फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे केवल विज्ञान और करेंट, क्योंकि करेंट जो है ना ये डेली बदलते रहता है, तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बस रोज देखते जाना है, रटना नहीं है, केवल एक बार पढ़ लेना है करेंट को। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि करेंट जो है इसको आप याद करके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम डिले होगा ना तब तक करेंट आपको पढ़ना ही हमेशा, मतलब ये सालों बदलते रहता है। ऐसा नहीं जीके है कि आप एक बार विज्ञान में पढ़ लिए कि बल क्या होता है या गति का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, तो नहीं बदलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप किसी स्टेट का मुख्यमंत्री का नाम ले लीजिए, ये बदल जाएगा। ओलंपिक होगा, हर एक साल ओलंपिक होते हैं, उसका भी मान, उसका भी जो नाम है उसका भी बदल जाएगा। नोबेल प्राइज ले लीजिए तो हर एक साल वो भी मिलते हैं, तो नए नए व्यक्ति होंगे, उनका ही नाम बदल सकता है। तो इनको हम क्या करेंगे, बस केवल एक बार डेली देखते जाएंगे। बस एक बार ये समझो कि एक तरफ कह सकते हैं कि एक नजर से रोज दीदार करेंगे, उसका दीदार करेंगे एक नजर से, बस एक नजर देख लेंगे और कुछ नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा ताकि इसमें हम लोग और ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है विज्ञान का कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी इसे देखिएगा और सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट सभी तक पहुंच सके। क्योंकि एग्जाम भी है वो जल्दी होने वाला है, हो सकता है हो जाए या डिले। रेलवे का तो कोई टाइम टेबल भरोसा है नहीं, नोटिस दे देगा एग्जाम नहीं ले पाएंगे। लेकिन अपनी तैयारी हमें जरूर रखनी है, हमें अपनी तैयारी जो है तैयारी कंटिन्यू रखनी है। कभी भी एग्जाम हो जाए तो हम उसके लिए तैयार है लड़ने के लिए, एकदम अपनी लड़ाई जारी रखनी है, तैयारी रखनी है पूरी तरह से, ताकि हम अपने जो एग्जाम है इसमें हम अच्छा कर सकें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में।
तो सबसे पहले कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में कार्य के बारे में क्या होता है, तो वैसे हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन कार्य करते हैं, सब लोग कार्य करता है। जैसे हम अभी फिलहाल अभी देख लीजिए कि हमसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक कार्य है, पढ़ना। या हम आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं अभी सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ, या मोबाइल देख कर, जो भी है, ये क्या हुआ, ये सब काम हुआ। अब ये कहा जाए कि कार्य कितना हुआ, आपने कितना कार्य किया, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे, हम तराजू से थोड़े ना मापेंगे कि कार्य कितना हुआ। तो कार्य का एक फॉर्मूला होता है कि बल गुना बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ। कार्य द्वारा होता है बल और वस्तु का विस्थापन कितना हुआ। यानी कि अगर ये पेन है तो पेन को हम विस्थापित करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो कुछ न कुछ बल लगाएंगे और कुछ दूरी विस्थापन होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य हो जाएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है 1 जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मतलब जूल होता है। ठीक, इसमें हम लोग अपने से खुद से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। आप लोग जो भी होगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ समझ में ना आए। ऐसे कोशिश करेंगे हम लोग कि आप तक। मशीनों की शक्ति किसमें व्यक्त की जाती है? मशीनों की शक्ति, तो मशीनों की जो शक्ति होती है वो HP में व्यक्त की जाती है, यानी कि उसको कहते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स शक्ति। 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल होता है? 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल होता है? 1 जूल। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है, याद रखना। वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। वाट सेकंड जो है ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। या ये रहा, देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों ही एक होता है। वाट सेकंड कर सकते हैं या जूल भी कर सकते हैं, दोनों एक ही होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल सकता है कि किसका मात्रक बराबर होता है, समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। और वाट घंटा भी ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। वाट घंटा, वाट घंटा कहेगा, वाट सेकंड भी कर सकता है। तो जिसमें टाइम लगा, वाट के साथ अगर टाइम लग गया तो ऊर्जा का मात्रक। केवल वाट कहेगा तो वो शक्ति का मात्रक हो गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है कि वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। याद रखना है, 3600 जूल होता है। इसके बाद किलोवाट घंटा भी यह ऊर्जा और कार्य का मात्रा है। किलोवाट घंटा हमने बताया कि किलो के साथ अगर समय लग गया तो वो कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होगा, और यही समय नहीं लगेगा तो वो शक्ति का मात्रक होगा। इसके बाद है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1000। तो ये होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के बारे में अब देखिए, ऊर्जा 2 तरह का, एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितीय ऊर्जा। तो मान लीजिए ये किताब रखा हुआ है, अब इसमें पूछा जाए इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो सिंपल है, आप कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, तो स्थिर है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। अब कह दिया जाए कि पेन गति कर रहा है, इसको ले जा रहा है, गति कर रहा है, इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो सिंपल है कि वस्तु गति करेगा तो गतिज ऊर्जा होगा,
स्थिर है तो स्थितिज होगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। नाम से याद रखिए ना, गतिज ऊर्जा, गति माने गति में है ऊर्जा, जो उसमें ऊर्जा है। गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा है गति ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। और जो स्थिर वस्तु है उसमें जो ऊर्जा है संचित ऊर्जा, उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा बेटर होता है और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है। एक कार्ड का फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा। अब यहाँ दो फॉर्मूला आ जाएगा, एक हो जाएगा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन W बराबर Fs, और एक हो जाता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन इंटू cos थीटा। यानी कि अगर बल आप कितना भी जोर लगा रहे और विस्थापन भी हो जाए, लेकिन एक कंडीशन है जहां आपका बल भी लगेगा विस्थापन भी होगा फिर भी कार्य जीरो होगा, वो होता है 90 डिग्री। अगर आप लंबवत बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वहां पे होता है W बराबर Fs cos थीटा। आप बल भी लगाएंगे विस्थापन भी होगा लेकिन cos 90 का मान जीरो होता है, यानी कि वहां से आपका कार्य जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अगर कहेगा कि क्वेश्चन में कि अगर बल आप लगा रहे हैं, बल भी दिया हुआ है विस्थापन भी दिया हुआ है, लेकिन कार्य कब जीरो होगा, जब उसका एंगल जो होगा 90 वो 90 डिग्री का होगा, तब कार्य जीरो होगा। अब एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो एम वही रहेगा, सिंपल एम है। तो अगर द्रव्यमान दोगुना कीजिएगा तो दोगुना होगा गतिज ऊर्जा, आधा कीजिएगा तो आधा होगा। लेकिन अगर वेग को v² है यहाँ पे, यानी कि अगर वेग को दोगुना कीजिएगा तो v² चौगुना हो जाएगा। अगर वेग को 1/2 कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v जो है स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं। द्रव्यमान आधी कर देने पर, जब द्रव्यमान आधी कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। द्रव्यमान को आप जिससे गुना कीजिएगा ना वो उतना ही गुना हो जाएगा, चाहे वो 2 गुना हो, 3 गुना हो, चाहे 1/2 गुना हो, चाहे 1/4 गुना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सिंपल है ना। इसके बाद है, इसी प्रकार वस्तु का वेग दोगुना कर देने पर वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जब वेग को दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि हाफ mv² होता है तो v² हो गया। तो आप जितना भी गुना करेंगे ना बस उसका स्क्वायर कर देना। आप 1/2 कीजिएगा तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 गुना कीजिएगा तो उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। जो भी करना है वेग का स्क्वायर कर देना है और द्रव्यमान का सिंपल वही रख देना है। और जब वेग को आधा कर देने पर तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल, बिल्कुल ही रिलैक्स होकर आराम से, क्योंकि पढ़ाई हड़बड़ी में नहीं होता है। स्थिति ऊर्जा, यानी स्थिति ऊर्जा के बारे में बताइए। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? हमने बताया कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी कोई वस्तु स्थिर है और उसमें जो संचित ऊर्जा उसको कहेंगे स्थिति ऊर्जा। यानी कि परिभाषा दिया जाए तो कहा जाए कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी, mgh। g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, m हो गया द्रव्यमान और h हो गया वो वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, वो h हो गया। अगर कोई वस्तु इतनी ऊंचाई पर है तो यानी कि अगर यहाँ mgh, इसका मतलब हुआ कि अगर द्रव्यमान g का मान तो भी बदलता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा g का मान छोटा g यहाँ होता है, mgh यानी कि छोटा g, तो g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि mgh का मतलब हुआ कि अगर वस्तु का द्रव्यमान आप बढ़ाइएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, अगर आप वस्तु की ऊंचाई भी बढ़ाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है mgh गुना m गुना g गुना h। तो m बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, द्रव्यमान बढ़ेगा तो, और ऊंचाई भी बढ़े, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाएगा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। चलिए आप कुछ जानते हैं आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम
ऊर्जा का न तो कोई निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम न तो ऊर्जा का निर्माण करते हैं और न ही बनाते हैं। तब आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं तो मेरे अंदर जो शरीर में ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि बल्ब जल रहा है, लाइट है, निश्चित है कि अभी रात है तो हम लोग बल्ब जलाकर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा जो है वहाँ पे उष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का ना तो हम बना सकते हैं, और याद रखिएगा कि आप उसी चीज को बिगाड़ सकते हैं जिसको आप बनाते हैं। आप उसी चीज को बना सकते हैं जिसका निश्चित अंत निश्चित है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही नष्ट कर देंगे, हम उसी को नष्ट कर सकते हैं जिसको हम बना सकते हैं। ऐसे हिंदी में भी पढ़ेंगे कि जो जन्मा हो उसी का विनाश हो सकता है, जो जन्मा ही नहीं हो उसका विनाश क्या होगा। तो ऊर्जा का यही नियम कहता है कि ऊर्जा का न तो बना सकते हैं नहीं विनाश कर सकते हैं, बस उसका रूपांतरण कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। अब आगे चलते हैं। उपकरण द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, कौन सा उपकरण किस तरह ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? मतलब किस उपकरण के द्वारा हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। चलिए, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सौर सेल ये तो सोलर सेल है कि एक तरह से कहिए तो सोलर प्लेट कह सकते हैं आप भोजपुरी में कहिएगा तो, मतलब सिंपल लैंग्वेज कहिएगा तो सोलर प्लेट, सौर प्लेट। तो सौर प्लेट क्या करता है? सौर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और वे नीचे बैटरी को चार्ज करता है, बल्ब को जलाने का काम करता है, तो विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करता है। यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो कहाँ होता है? जनरेटर में। और डायनेमो का ही कार्य होता है जनरेटर में बिजली बनाना, बाकी मशीन तो आपका घुमाने का काम होता है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद चलते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है क्योंकि इसका नाम ही है विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत से चलने वाला मोटर, तो विद्युत का उपयोग करेगा और यांत्रिक में बदलेगा। अब आगे माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। माइक्रोफोन का मतलब हुआ कि हम जिसमें बोलते हैं हेलो हेलो बोलते हैं ना, तो माइक्रोफोन हुआ। तो माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा, और उसको बदलेगा विद्युत ऊर्जा। इसके बाद है लाउड स्पीकर, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जिससे आप आवाज क्लियर होता है, जो बॉक्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसी को हम कहते हैं लाउड स्पीकर। तो वहां से क्या होता है, तार के द्वारा उसमें ऊर्जा जाता है, उसको कहते हैं विद्युत ऊर्जा, और उसके बाहर जो निकलता है साउंड निकलता है, तो विद्युत ऊर्जा का वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद है सितार, जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार एक तरह से कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र है, वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाद्य यंत्र है तो ध्वनि में ही परिवर्तित करेगा, ये तो पक्का है, निश्चित है। इसके बाद है बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर का जलना, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। कोई भी बल्ब ले लीजिए, कोई हीटर भी लीजिएगा, तो कहीं न कहीं वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक जो कह सकते हैं कि बिजली के जो पार्ट्स हैं, ये बिजली से ही चलते हैं। बल्ब है, हीटर है, पंखा है, ये सब बिजली से ही चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा कि बल्ब, एलईडी, मरकरी, हीटर, इसका काम है कि बिजली का उपयोग करेगा तो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेगा, और किसमें परिवर्तित करेगा, तो ये प्रकाश देगा, उष्मा देगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा में ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती आप लोगों ने घर पे देखा होगा, तो मोमबत्ती में जो ऊर्जा संचित होता है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब ये करता क्या है, तो मोमबत्ती को हम सिंपल रात में जलाते हैं, दिन में तो मोमबत्ती जलाते नहीं। तो रात में किस लिए जलाते हैं कि प्रकाश हो जाए। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद है कोयले का जलना,
जो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोयला जो है कोयला का जलना। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, क्योंकि कोयले का उपयोग हम तभी करते हैं हाँ। जब हमें खाना पकाने की आवश्यकता हो, हाँ। या ठंडे के दिनों में। क्यों? क्योंकि हमें उष्मा चाहिए, गर्मी उष्मा चाहिए, चाहिए। यानी वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल यानी कि विद्युत बैटरी, इसको बैटरी भी कह सकते हैं। हाँ। तो ऐसा ये बैटरी जो होता है, जो आप सिंपल है कि टॉर्च उसमें लगाते होंगे, सिंपल आप मोबाइल में भी लगता है। अब कुछ बैटरी ये होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, कुछ नॉन चार्जेबल होते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा जो संचित होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है और उपयोग करता है विद्युत ऊर्जा को, बदलता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद है इंजन, जो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोई भी इंजन हो वो उष्मा ऊर्जा लेता है और वहां से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब कह सकते हैं कि इंजन जो है उष्मा कैसे लेता है, क्योंकि आप सिंपल है गाड़ी में देख रहे होंगे, बाइक हो या कोई भी हो, सिंपल ट्रेन ही देख लीजिए, तो बाइक में देखेंगे कि धुआं आता है। तो आपने कभी सोचा है कि धुआं कैसे आता है? क्योंकि वहां पे बाइक में थोड़ा सा कहीं न कहीं हीट है, कहीं आग जल रहा है। जैसे पेट में भी कहा जाता है कि आग जल रहा है, अगर आप 2-3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पेट में भी जलन होता है, तभी खाना पकता है। और सिंपल सबसे अच्छा उदाहरण लेना है तो डीजल इंजन ये ट्रेन का ले लीजिए, डीजल इंजन का, क्योंकि इसमें धुआं बहुत ज्यादा निकलता है तो वो स्पष्ट दिखता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी का बाइक खराब हो जाए, जो भी समस्या हो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, वो मैं डील नहीं कर सकता कि क्या दिक्कत हो तो धुआं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बाइक हो जाता है कि बहुत ज्यादा ही धुआं देने लगता है, तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि गाड़ी से धुआं भी निकलता है। चलिए इसका काम होता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद है प्रकाश विद्युत सेल, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल, तो प्रकाश ऊर्जा को आप विद्युत है तो विद्युत में बदलेगा। अब आइए सौर ऊर्जा के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। क्योंकि सौर ऊर्जा जो है ना वो सबसे सस्ता है और प्राकृतिक से भी प्रदूषण से भी मुक्त कर सकते हैं। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सूर्य का लगभग 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन से, 28% हीलियम तथा 2% अन्य भारी तत्वों से बना है। अब देखिए, सूर्य को कहा जाता है कि विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मांड में ऐसे कहा जाता है कि सोलर सिस्टम में या ब्रह्मांड में जो भी कहिए, सूर्य जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जिसमें नाभिकीय संलयन होता है और वहीं से ऊर्जा निकलता है और प्रकाश इतनी विशाल मात्रा में निकलता है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो लगभग 70% होते हैं और हीलियम लगभग 28% होते हैं, बाकी में 2% अन्य होते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान और दाब क्रमशः, सूर्य का केंद्र का तापमान होता है 1.5 गुना 10⁻⁷ केल्विन और सूर्य के केंद्र का दाब होता है 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये थोड़ा तापमान सुन लीजिएगा। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 1.5 गुना 10⁻⁷ केल्विन और सूर्य के केंद्र का दाब होता है 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। केंद्र में उच्च ताप एवं दाब होने के कारण वहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है। केंद्र में उच्च ताप एवं दाब होने के कारण वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि सूर्य में ऊर्जा निकलता है, उसका कारण तो हो गया नाभिकीय संलयन होता है। उसका कारण क्या है? तो उच्च ताप एवं उच्च दाब। सूर्य के केंद्र में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। सूर्य के केंद्र में प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? क्वेश्चन यहाँ इस तरह बनता है, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा प्रति सेकंड कितनी जूल से ऊर्जा निकलती है? तो देखिए इसका आंसर होगा 3.86 गुना 10⁻26 जूल
सोचिए कितना ऊर्जा निकलता निकलती है, है। 3.86 हाँ, गुने 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है सूर्य के केंद्र से। लेकिन हम लोगों के पास बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है, आता है, पहुंच पाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि सूर्य से जो उष्मा निकलता है वो किस विधि द्वारा आता है। हाँ। तो वो कह सकते हैं विकिरण विधि। क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ। भले ही टॉपिक हमारा ना हो, लेकिन हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े हैं तो थोड़ा सा ये भी रिविजन कर लेंगे कि सूर्य से जो आता है वो विकिरण विधि द्वारा आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया कि प्रकाश, ये जो उष्मा का स्थानांतरण है वो किस विधि द्वारा आता है। तो पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। ये 3 विधि है जिसमें विकिरण जो है सबसे अधिक तीव्र गति से उष्मा का ट्रांसफर करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सूर्य से प्रति सेकेंड कितनी ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य से प्रति सेकेंड 3.86 गुना 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड निकलती है। यह ऊर्जा मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, इसे सौर विकिरण कहते हैं। यह ऊर्जा मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, इसे सौर विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य से आने वाली किरणें जो उसमें होती है ऊर्जा, वो सौर विकिरण के रूप में आती है, कह सकते हैं, आती है। विकिरण के गुण उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगधर्म पर निर्भर करते हैं। विकिरण के गुण जो है उसके अंदर उपस्थित तरंगों के तरंगधर्म पर निर्भर करता है। उष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को अवरक्त विकिरण एवं वस्तु का दर्शन कराने वाले विकिरण को दृश्य विकिरण या प्रकाश कहते हैं। एक दो क्वेश्चन है कि ऐसा किरण जो उष्मा का अनुभव कराए और दूसरा किसी वस्तु को विजुअल बनाए, यानी किसी वस्तु को दृश्यमान बनाए जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। जो उष्मा का जो अनुभव कराता है उसको कहते हैं अवरक्त किरण। अवरक्त किरण उष्मा का जो अनुभव कराता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उष्मा होता ही होता है। आप ठंडे के दिन में अनुभव करते हैं कि धूपा निकले तो हम वहाँ छत पर जाकर बैठते हैं, तो वहां से अवरक्त यानी जो हमें उष्मा सूर्य से प्रकाश जो निकलता है, अगर वो हमें उष्मा प्रदान करता है तो उसको हम अवरक्त किरण कहते हैं। और जो हमें विजिबल दृश्यमान विकिरण देता है जिससे हम देख सके, ऐसा देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं दर्शन दृश्य विकिरण। दृश्य माने देखना, तो दृश्य विकिरण या प्रकाश भी कहते हैं। और जो उष्मा देता है उसको हम अवरक्त किरण, तो ये ध्यान रखना है।